हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ज़ूलॉजी। तो आज हम मुंगेर यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 2 पेपर 4 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिन लोगों का मुंगेर यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने वाला है। तो इस सेशन में उनको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से हैं वो सभी मिल जाएंगे और आप अपने एग्जाम से पहले मेक श्योर कि आप 2 से 3 बार ज़रूर इस वीडियो को देख लो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, आप अपने सारे ग्रुप में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी में इस वीडियो को, इस सेशन को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन बहुत डिले पब्लिश हुई है। तो क्योंकि मेरी कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी, आई हैव सम हेल्थ इश्यूज, तो इस वजह से थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में भी लेट हो गया एंड ड्यू टू वेदर कंडीशंस। तो वेदर कंडीशन भी यहाँ पे काफ़ी एबनॉर्मल थे, तो इस वजह से बहुत टाइम तक पावर कट हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप आप लोग सारे बच्चे मिलके सेशन को ज़रूर शेयर करोगे, सभी के पास ये सेशन पहुंचना चाहिए। So without wasting the time, let's get started with the session. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी में जैसे पेपर 3 का एग्जाम हुआ था, आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस थे और उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करके आने थे। तो उसी तरह से ये पेपर 4 का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। So question number 1 is which one of the following class amphibia dermal scales are found? एम्फीबिया के कौन से क्लास में ऑर्गेनिजम्स के पास डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एपोडा। एपोडा नाम के क्लास में, जो कि एम्फीबिया के अंतर्गत आता है, उसमें ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द ओरिजिन ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स इज। प्लेकॉइड स्केल्स का निर्माण कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर ए इज इक्टोडर्मल, ऑप्शन नंबर बी इज मीजोडर्मल, ऑप्शन नंबर सी इज इंडोडर्मल, ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, मिस टाइप हो गया था। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। प्लेकॉइड स्केल्स का निर्माण इक्टोडर्मल और मीजोडर्मल दोनों ही लेयर में होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेटम कॉर्नियम इज टोटली एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेटम कॉर्नियम कौन से ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है पूरी तरह से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फिश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट एक्टिव एंड लिविंग लेयर ऑफ सेल्स इन द स्किन इज। स्किन में ढेर सारे लेयर्स होते हैं, उसमें से एक लेयर क्या कहलाता है? स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, जो कि मोस्ट एक्टिव और लिविंग लेयर कहा जाता है। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स डबल रिस्पायरेशन इज फाउंड। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स में डबल रिस्पायरेशन होता है? ठीक है, कौन से वर्टिब्रेट्स ग्रुप में डबल रिस्पायरेशन होता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी एम्फीबिया। ओके, एम्फीबिया इज द करेक्ट आंसर इन विच डबल रिस्पायरेशन टेक प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज बल्बस आर्टेरियोसिस प्रोसेस इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ। तो किस ऑर्गेनिज्म के हार्ट में बल्बस आर्टेरियोसिस नाम का ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है? इट टेक्स प्लेस इन लैबियोरोहिता। ओके, लैबियोरोहिता के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, बल्बस आर्टेरियोसिस इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके हार्ट में बल्बस आर्टेरियोसिस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द किडनी ऑफ द टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग इज। तो टेडपोल लार्वा क्या है? फ्रॉग का लार्वा को कहते हैं हम टेडपोल लार्वा। इनकी किडनी किस नेचर की होती है? मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है। ठीक है, सो मीजोनेफ्रिक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डक्टस कैरोटिकस इज अ कनेक्शन बिटवीन। डक्टस कैरोटिकस किन दो चीजों के बीच में कनेक्टिव लिंक बनाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3 and 4 एओर्टिक आर्चेस। आपने एओर्टिक आर्चेस के बारे में पढ़ा होगा, तो 3 और 4 एओर्टिक आर्चेस जो होते हैं उनमें होता है डक्टस
कैरोटिकस, जो कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है, एक कनेक्टिव पाथवे क्रिएट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, गैस्ट्रुलेशन इन एम्फिऑक्सिस इन्वॉल्व्स। तो गैस्ट्रुलेशन जो आपने पढ़ा होगा, एम्फिऑक्सिस में गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, तो ईपीबोली, इवेजिनेशन, इन्वॉल्यूशन, तो ये तीनों प्रोसेस को मिला के गैस्ट्रुलेशन एम्फिऑक्सिस में होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द कैरेक्टरिस्टिक ब्लास्टुला ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। सीलोब्लास्टुला इज द करेक्ट आंसर। देखो ज्यादा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो आपके पास टाइम है नहीं, एंड सेकेंड थिंग कि इसमें हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे ना ध्यान देके अगर हम रिपीटेडली 2 से 3 बार अपने इसी सेशन को बार बार देख के जाए तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आप कम टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे और आपको याद भी रहेगा। ओके, ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगी तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया उनको थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी, उनको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। सो अब तो टाइम रहा नहीं, तो एक ही काम कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देख सकते हैं एंड स्टे पॉजिटिव। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो क्वेश्चन नंबर 9, गैस्ट्रुलेशन इन एम्फिऑक्सिस इन्वॉल्व्स। गैस्ट्रुलेशन जो एम्फिऑक्सिस में होता है, इनमें क्या होते हैं, तो 24 to 25 पेयर्स होते हैं। ओके, so gastrulation which take place in amphioxus it involves 24 to 25 pairs. Okay, question number 12, non-deciduate and epitheliochorial placenta is found in। placenta नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो नॉन डेसिडुएट एंड इपिथेलियोकोरियल टाइप का जो प्लेसेंटा होता है वो किस में पाया जाता है, पिग में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिस्ट किए हैं यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देख के जाना है वो मैं टिक करती जा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एन एम्फीबियन एम्ब्रियो द ऑर्गेनाइजर इज। द न्यूरल ट्यूब विल बी द करेक्ट आंसर। जो अर्ली डेवलपमेंट होता है एम्फीबियंस एम्ब्रियो में, तो उसमें कहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं, न्यूरल ट्यूब से। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, रेटिना एंड लेंस ऑफ आईज। रेटिना और लेंस ये दोनों आईज के पार्ट हैं, ठीक है, आई पार्ट्स हैं, रेटिना एंड लेंस। तो वर्टिब्रेट्स के रेटिना और लेंस की बात करें तो ये कहां से डिराइव होके आते हैं, इट इज डिराइव फ्रॉम इक्टोडर्मल लेयर। ओके, जो हमारे पास 3 जर्म लेयर होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इक्टोडर्म, तो उनमें से ये जो 3 जर्म लेयर है, ढेर सारे बॉडी के पार्ट्स क्रिएट होते हैं इन 3 जर्म लेयर से, ठीक है। अगर हम बात करें रेटिना और लेंस की तो ये कौन से जर्म लेयर से डिराइव हुआ है, दैट इज इक्टोडर्म। इक्टोडर्म विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल के नाम से कौन जाना जाता है, लेटिमेरिया। लेटिमेरिया इज कॉल्ड द लिविंग फॉसिल। क्वेश्चन नंबर 16, बलून लाइक प्रोजेक्शन ऑफ एलेंटॉइस कंसिस्ट ऑफ। तो ये भी क्वेश्चन आपका प्लेसेंटा नाम के चैप्टर से है। तो प्लेसेंटा में आपने पढ़ा होगा कि एलेंटॉइस होता है। एलेंटॉइस में जो बलून की तरह का आकार बनता है वो किसके द्वारा बनता है, आउटर मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म की वजह से। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो एओर्टिक आर्चेस और हार्ट नाम का ये जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा उससे ये क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोरामेन ऑफ पेनिजा is found in the heart of। foramen of Paniza, it is a type of organ or a part of heart। तो ये कौन से organisms में पाए जाते हैं, crocodile। This is also very very important question। Question number 18, group of amniota includes। amniota में कौन कौन से phylum included हैं, reptiles, birds and mammals। This is the correct answer for this question। This is also very very important question। Now, question number 21, sweat glands are absent in। sweat gland किन में absent होता है, कौन से organisms में, तो whales में और sea cows में sweat gland absent होता है। So both of them will be the correct answer। Okay, question number 22, gizzard। gizzard is the chewing stomach is not found in। gizzard ये भी एक body का part है, it is related with the stomach। Okay,
सो गीजार्ड कौन से ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है? दिस इज कॉल्ड hen. Hen will be the correct answer. Question number 23. क्वेश्चन नंबर 23, इसके क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है. इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, तो थोड़ा सा श्योर हो जाइएगा इस क्वेश्चन को लेके, बट आंसर इज ऑलवेज करेक्ट. सो एडेक्वेडक्ट ऑफ सेल्वेस कनेक्ट्स. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज rhinoceal with diocele. This will be the correct answer. This is the most important question we have, but I think मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, so make sure कि अगर ये क्वेश्चन आए तो ऑप्शंस के जरिए आप याद रखो इसको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24, which air sac of pigeon is not paired? तो pigeon में जो एयर सैक होते हैं, ठीक है, तो कौन से एयर सैक पेयर में नहीं मौजूद होते हैं? That is interclavicular is the correct answer. This is not found in pair. This is a air sac which is not found in pairs. Question number 25, the characteristic blastula of birds is called. तो blastula birds में किस तरह के होते हैं? Roscilloblastula is the correct answer. Okay. Question number 26, chalaza are the parts of. चैलेजा किसका पार्ट्स है? थिक विस्कस एल्ब्यूमिन. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा इज फाउंड इन. तो डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा किन में मौजूद होता है? बैट में. और बैट क्या है? बैट इज अ मैमल, ठीक है. इसको बर्ड समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप ऑलरेडी पार्ट 2 में हैं. इस तरह की सिली मिस्टेक्स सही नहीं होती. कई बच्चों को मैंने पूछा भी है कि बैट इज कंसिडर्ड इन एव्स और मैमल्स, सो दे डायरेक्टली आंसर इट इज अ बर्ड. तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 28, नाइट्रोजिनस वेस्ट आर स्टोर्ड इन. नाइट्रोजिनस वेस्ट किन में मौजूद होता है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम प्लेसेंटा. तो एलेंटॉइस नाम का जो पार्ट है प्लेसेंटा का, एग का पार्ट है एलेंटॉइस, तो उनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट स्टोर्ड होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव. fetus gets nourishment and oxygen through. So this question is also from placenta. तो fetus को nourishment और oxygen कैसे मिलता है? fetus, अब ये मत पूछना कि what is fetus, तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि fetus क्या है. तो fetus को nourishment और oxygen कहाँ से मिलती है? It is from yolk sac. Okay, yolk sac is the source of nourishment and oxygen for fetus. Now question number 30, formation of primitive streak in the cheek embryo is the first sign of. जब हमने चीक का डेवलपमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रख लो. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पूरे चांसेस है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये फर्स्ट साइन है चीक एम्ब्रियो का. सो इट फॉर्म्स इन गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन में ये साइन हमें मिलता है. गैस्ट्रुलेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31, एल्ब्यूमिन इन चीक एग सर्व्स टू. एल्ब्यूमिन का क्या काम है? चीक एग को आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एग्स के भी बारे में आपने पढ़ा होगा. दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक. तो एग में जो एल्ब्यूमिन होता है, अब एल्ब्यूमिन क्या होता है? इट इज अ व्हाइटिश पार्ट ऑफ एग, और येलोइश पार्ट को क्या बोलते हैं हम? यॉक बोलते हैं, ठीक है. एग में जो व्हाइटिश पार्ट होता है उसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और जो बीच में होता है येलोइश पार्ट, इसको हम बोलते हैं यॉक, ठीक है. तो एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बेबी ऑफ चीक. एग में जो एल्ब्यूमिन होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 32, शेल मेम्ब्रेन इन हेन्स एग आर. शेल मेम्ब्रेन जो हेन के एग में प्रेजेंट होता है, इट इज 2 in नंबर. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो कितने शेल्स मौजूद होते हैं? शेल मेम्ब्रेन कितने मौजूद होते हैं हेन में, हेन के एग में? सो दिस इज 2 in नंबर. ओके, हियर टाइपिंग मिस्टेक, सो इसको शेल के जगह सेल कर लेना. ओके.
Now, question number 31, albumin in cheek egg serves to. तो चीक के एग में जो एल्ब्यूमिन होता है ये कब फॉर्म होता है, कब बनता है? इट फॉर्म्स ड्यूरिंग ब्लास्टुलर स्टेज. तो ब्लास्टुला विल बी द करेक्ट आंसर. जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है मुर्गी के अंडे में, तो वो किसका बना होता है? आर फॉर्म्ड ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, the eggshell is formed of calcium carbonate, that is CaCO3. And now question number 33, development of egg without fertilization. जब एग बिना किसी फर्टिलाइजेशन के डेवलप होना शुरू हो जाए, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now question number 34, ग्राफियन follicles are found in. मेमिलियन ओवरी में पाया जाता है ग्राफियन follicles. Okay, this is also very important question. Question number 35, the complete double circulation of blood is fully established in. तो डबल सर्कुलेशन किस में मौजूद होता है? कौन से ऑर्गेनिजम्स में डबल सर्कुलेशन ब्लड का मौजूद होता है? किस में डबल सर्कुलेशन होता है? So mammals and birds, these are the two organisms in which double circulation of blood found in its body. So option number A and B both are correct. Question number 36, the golden age of reptiles was. Reptiles के golden age किसको कहा जाता है? तो it is the Mesozoic era is considered as the golden age of reptiles. इस मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल्स बहुत सारे इवॉल्व हुए थे, इसलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है रेप्टाइल्स का. क्वेश्चन नंबर 37, द थियोरी ऑफ जर्म लेयर इन द एम्ब्रियो वाज प्रपोज्ड बाय. जर्म लेयर जो आप पढ़ते हो, एंडोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, तो ये तीन जर्म लेयर्स की थियोरी किन्होंने दी थी? सो इट इज वॉन बियर. ओके, Von Baer will be the correct answer for this question. This is also one of the important question you have. Now question number 38, eggs of birds is. Birds के egg किस तरह के होते हैं? तो polylecithal. ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है. So this is also very important question. तो birds के egg कैसे होते हैं? polylecithal type के होते हैं. ठीक है. Mammary gland किसका modified form है? So it is the modified form of sweat gland. It is the correct answer. Question number 40. In gnathostom vertebrate, the maximum number of aortic arches is. तो gnathostom नाम के वर्टिब्रेट्स का जो एक ग्रुप है उसमें कितने aortic arches पाए जाते हैं? मैक्सिमम नंबर बताना है. The maximum number found in gnathostom vertebrates is 6 pairs. Okay. तो एओर्टिक आर्चेस नाम के चैप्टर को भी अगर हो सके, अगर टाइम है थोड़ा सा भी, तो आप एओर्टिक आर्चेस को एक बार रीड कर दो. बस एक बार ओवरव्यू ले लो, और सेकेंड थिंग हार्ट वाले चैप्टर को आप अच्छे से ले लो, और एक जो मैंने बताया था प्लेसेंटा और एग, ये दो टॉपिक्स को आप देख के जाना. या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा कलेक्शन है जहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपके पास है, तो उसमें से इन सारे टॉपिक्स को जो मैंने अभी बताया उसको देख के जाना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 41, द प्रीमिटिव स्ट्रीक इन चीक एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम. तो चीक के एम्ब्रियो में जो प्रीमिटिव स्ट्रीक होता है वो कहाँ से डेवलप हुए हैं? एरिया ओपेका. Area opeca is the correct answer. The unit of kidney is known as. तो किडनी का यूनिट पार्ट किसको कहा जाता है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कहते हैं. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर यू हैव. क्वेश्चन नंबर 43, द आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट्स आर स्टडीड बाय लियोब, हु स्टडीड अबाउट आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस. ओके, तो लियोब नाम के साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हमें अवेयर किया था. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ लेंस फॉर्मेशन इन चीक अकर्स एट अबाउट. चीक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को आपने पढ़ा होगा. तो पहला इंडिकेशन
जब लेंस फॉर्म होता है तो कब मिलता है, कौन सा स्टेज पे मिलता है, तो 40 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के 40 आवर्स में आपको फर्स्ट इंडिकेशन लेंस फॉर्मेशन का होता दिखेगा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरी तरफ से जो 44 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं वो यही थे। ज़्यादा मैं बना नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। और बाकी आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिखेंगे। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।